बिंती के ब्याह को 15 दिन रह गए थे। सुधा का एक पत्र आया। मेरे देवता, मेरे नयन, मेरे पंथ, मेरे प्रकाश, आज कितने महीनों के बाद तुम्हें खत लिखने का मौका मिल रहा है। सोचा था बिंती के ब्याह के महीने भर पहले गांव आ जाऊंगी तो एक दिन के लिए तुम्हें आकर देख जाऊंगी, लेकिन इरादे इरादे हैं और जिंदगी जिंदगी। अब सुधा अपने जेठ और सास के लड़के की गुलाम है। ब्याह के दूसरे दिन ही चला जाना होगा। तुम्हें यहाँ बुला लेती, लेकिन यहाँ बंधन और पर्दा तो ससुराल से भी बदतर है। मैंने बिंती से तुम्हारे बारे में पूछा, वह कुछ नहीं बताई। पापा से इतना मालूम हुआ कि तुम्हारी थीसिस छपने गई है, कन्वोकेशन नजदीक है। तुम्हें याद है, वायदा था कि तुम्हारी गाउन पहनकर मैं फोटो खिंचवाऊंगी। वह दिन याद करती हूँ तो जाने कैसा लगता है। एक कन्वोकेशन की फोटो खिंचवाकर जरूर भेजना। क्या तुमने बिंती को कोई दुख दिया था? बिंती हरदम तुम्हारी हर बात पर आंसू बहा लेती है। मैंने तुम्हारे भरोसे बिंती को वहां छोड़ा था। मैं उससे दूर, माँ का सुख उसे मिला नहीं, पिता मर गए। क्या तुम उसे इतना भी प्यार नहीं दे सकते? मैंने तुम्हें बार बार सहेज दिया था। मेरी तंदुरुस्ती अब कुछ ठीक है, लेकिन जाने कैसी है, कभी कभी सिर में दर्द होने लगता है, जी मिचलाने लगता है। आजकल वह बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वे मुझको समझ नहीं पाए। सारे सुख और आज़ादी के बीच मैं कितनी असंतुष्ट हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ। लगता है हजारों तूफान हमेशा नसों में गहराया करते हैं। चंदर, एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो? आज शादी के 6 महीने बाद भी मैं यही कहूँगी कि चंदर, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी। उसके रेशे में वे तत्व हैं जो तुम्हारी ही पूजा के लिए थे। तुमने मुझे दूर फेंक दिया, लेकिन इस दूरी के अंधेरे में भी जन्म जन्मांतर तक भटकती हुई सिर्फ तुम्ही को ढूंढूंगी। इतना याद रखना। और इस बार अगर तुम मिल गए तो जिंदगी की कोई ताकत, कोई आदर्श, कोई सिद्धांत, कोई प्रवंचना मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकेगी। लेकिन मालूम नहीं पुनर्जन्म सच है या झूठ। अगर झूठ है तो सोचो, चंदर की इस अनादिकाल के प्रवाह में सिर्फ एक बार मैंने अपनी आत्मा का सत्य ढूंढ पाया था और अब अनंत काल के लिए उसे खो दिया। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो बताओ मेरे देवता, क्या होगा? करोड़ों सृष्टियां होंगी, प्रलय होंगे, और मैं अतृप्त चिंगारी की तरह असीम आकाश में तड़पती हुई अंधेरे की हर परत से टकराती रहूंगी, न जाने कब तक के लिए। ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों पूजा की प्यास बढ़ती जा रही है। काश मैं सितारों के फूल और सूरज की आरती से तुम्हारी पूजा कर पाती। लेकिन जानते हो मुझे क्या करना पड़ रहा है? मेरे छोटे भतीजे नीलू ने पहाड़ी चूहे पाले हैं। उनके पिंजड़े के अंदर एक पहिया लगा है और ऊपर घंटियां लगी हैं। अगर कोई अभागा चूहा उस चक्र में उलझ जाता है तो ज्यों ज्यों छूटने के लिए वह पैर चलाता है, त्यों त्यों चक्र घूमने लगता है, घंटियां बजने लगती। नीलू बहुत खुश होता है, लेकिन चूहा थक कर बेदम होकर नीचे गिर पड़ता है। कुछ ऐसे ही चक्र में फंस चुकी हूं मैं। चंदर, संतोष सिर्फ इतना है कि घंटियां बजती हैं तो शायद तुम उन्हें पूजा के मंदिर की घंटियां समझते होगे। लेकिन खैर, सिर्फ इतनी प्रार्थना है चंदर कि अब थक कर जल्दी ही गिर जाऊं। मेरे भाग्य, खत का जवाब जल्दी ही देना। पम्मी अभी आई या नहीं? तुम्हारी जन्म जन्म की प्यासी सुधा। चंदर ने खत पढ़ा और फौरन लिखा, प्रिय सुधा, तुम्हारी पत्र बहुत दिनों के बाद मिला। तुम्हारी भाषा वहाँ जाकर बहुत निखर गई है। मैं तो समझता हूँ कि अगर खत कहीं छुपा दिया जाए तो लोग इसे किसी रोमांटिक उपन्यास का अंश समझेंगे, क्योंकि उपन्यासों के ही पात्र ऐसे खत लिखते हैं, वास्तविक जीवन के नहीं। खैर, मैं अच्छा हूँ। हर एक आदमी जिंदगी से समझौता कर लेता है, किंतु मैंने जिंदगी से समर्पण कराकर उसके हथियार रख लिए हैं। अब किले के बाहर से आने वाली आवाज़ें अच्छी नहीं लगती, न खतों के पाने की उत्सुकता, न जवाब लिखने का आग्रह। अगर मुझे अकेला छोड़ दो तो बहुत अच्छा होगा। मैं विनती करता हूँ, मुझे खत मत लिखना। आज विनती करता हूँ क्योंकि आज्ञा देने का अब साहस भी नहीं, अधिकार भी नहीं, व्यक्तित्व भी नहीं। खत तुम्हारा तुम्हें भेज रहा हूँ। कभी जिंदगी में कोई ज़रूरत आ पड़े तो ज़रूर याद करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं।
अपने में संतुष्ट चंद्र कुमार कपूर। उसके बाद फिर वही सुनसान जिंदगी का ठर्रा। खंडहर के सन्नाटे में भूल कर आई हुई बांसुरी की आवाज़ की तरह सुधा का पत्र, सुधा का ध्यान और चला गया। खंडहर का सन्नाटा, सन्नाटे के उल्लू गिरगिट और पत्थर कांपे और फिर मुस्तैदी से अपनी जगह पर जम गए। और उसके बाद फिर वही उदास सन्नाटा, टूटता हुआ सा अकेलापन और मूर्छित दोपहरी के फूल सा चंदर। नवंबर का खुशनुमा विहान, सोने के कांपते तारे सुबह की ठंडी हवाओं में उलझे हुए थे। आकाश एक छोटे बच्चे के नीलम नयनों की तरह भोला और स्वच्छ लग रहा था। क्यारियां शरद के फूलों से भर गई थीं और एक नई ताजगी मौसम और मन में पुलक रही थी। चंदर अपना पुराना कत्थई स्वेटर और पीले रंग के पश्मीने का लंबा कोट पहने लॉन पर टहल रहा था। छोटे छोटे पिल्ले दूब पर किलोल कर रहे थे। सहसा एक कार आकर रुकी और पम्मी उसमें से कूद पड़ी और क्यारी हिरणों की तरह दौड़कर चंदर के पास पहुंच गई। हेलो माय बॉय, मैं आ गई। चंदर कुछ नहीं बोला। आओ ड्राइंग रूम में बैठे, उसने उसी मुर्दासी आवाज में कहा। उसे पम्मी के आने की कोई प्रसन्नता नहीं थी। पम्मी उसके उदास चेहरे को देखती रही, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्यों कपूर, कुछ बीमार हो क्या? नहीं तो आजकल मुझे मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, अकेला घर भी है, उसने उसी फीकी आवाज में कहा। क्यों, मिस सुधा कहाँ है और डॉक्टर शुक्ला? वे लोग मिस बिंदी की शादी में गए हैं। अच्छा, उसकी शादी भी हो गई? डैम इट, जैसे ये लोग पागल हो गए हैं। बर्टी, सुधा, बिंती, क्यों मिलते जुलते क्यों नहीं तुम? यूं ही मन नहीं होता। समझ गई, जो मुझे 3-4 साल पहले हुआ था, कुछ निराशा हुई थी तुम्हें। पम्मी बोली, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। कहना मत, अपनी जबान से स्वीकार कर लेने से पुरुष का गर्व टूट जाता है। यही तो तुम्हारे चरित्र में मुझे प्यारा लगता है। खैर, यह ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। मसूरी में इतने दिन क्या करती रही? चंदर ने पूछा। योग साधना, पम्मी ने हंसकर कहा। जानते हो, आजकल मसूरी में बर्फ पड़ रही है। मैंने कभी बर्फ के पहाड़ नहीं देखे थे। अंग्रेजी उपन्यासों में बर्फ पड़ने का जिक्र सुना था, सोचा देखती आऊं। क्या कपूर, तुम खत क्यों नहीं लिखते? मन नहीं होता। अच्छा, बर्टी की शादी कब होगी? चंदर ने बात टालने के लिए कहा। हो भी गई, मैं आ भी नहीं पाई कि सुनते हैं जेनी एक दिन बर्टी को पकड़कर खींच ले गई और पादरी से बोली, अभी शादी करा दो। उसने शादी करा दी। लौटकर जेनी ने बर्टी का शिकारी सूट फाड़ डाला और अच्छा सा सूट पहना दिया। बड़े विचित्र हैं दोनों। एक दिन सर्दी के वक्त बर्टी स्वेटर उतारकर जेनी के कमरे में गया, तुम्हारे गुस्से के जेनी ने सिवा पतलून के सारे कपड़े उतारकर बर्टी को कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं तो जब से आई हूँ रोज नाटक देखती हूँ। हाँ देखो, यह तो मैं भूल ही गई थी। और उसने अपने जेब से पीतल की एक छोटी सी मूर्ति निकाल कर मेज पर रखी। एक भेटिया औरत से बेच रही थी। मैंने इसे मांगा तो वह बोली कि यह सिर्फ मर्दों के लिए है। मैंने पूछा क्यों, तो बोली, इसे अगर मर्द पहन ले तो उस पर किसी औरत का जादू नहीं चलता। वह औरत है या तो मर जाती है या भाग जाती है, या उसका ब्याह किसी दूसरे से हो जाता है। तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए लेती चलूं। चंदर ने देखा वह अवलोकितेश्वर की महायानी मूर्ति थी। उसने हंसकर उसे ले लिया, फिर बोला, और क्या लाई अपने लिए? अपने लिए एक नया रहस्य लाई हूँ। क्या? इधर देखो मेरी ओर, मैं सुंदर लगती हूँ? चंदर ने देखा। पम्मी 18 साल की लगने लगी थी। चेहरे के कोने भी जैसे गोल हो गए थे और मुंह पर बहुत ही भोलापन आ गया था। आंखों में कुंवारापन आ गया था। चेहरे पर सोना सा, केसर, चंपा, हर सिंगार घुल मिल गए थे। सचमुच पम्मी, लगता है जैसे कौमार लौट आया है तुम पर। तो परियों के कुंज से अपना बचपन फिर चुरा लाई क्या? नहीं कपूर, यही तो रहस्य लाई हूँ, हमेशा सुंदर बने रहने का, और परियों के कुंजों से नहीं, गुनाहों के कुंजों से। मैंने हिमालय की छां में एक नया संगीत सुना कपूर, मानसलता का संगीत। मसूरी के समाज में घुल मिल गई और मादक अनुभूतियां बटोरती रही बिना किसी पश्चाताप के, और मैंने देखा कि मैं दिनों दिन निखरती जा रही हूँ। कपूर, सेक्स इतना बुरा नहीं जितना मैं समझती हूँ। तुम्हारी क्या राय है?
हाँ, मैं देख रहा हूँ सेक्स लोगों को उतना बुरा नहीं लगता जितना मैं समझता था। नहीं चंदर, सिर्फ इतना ही नहीं। अच्छा मान लो जैसे तुम आजकल उदास हो और तुम्हारा सिर इस तरह अपनी गोद में रख लूं तो कुछ संतोष नहीं होगा तुम्हें? और पम्मी ने चंदर का सिर सचमुच अपने श्वासांदोलित वक्ष से चिपका लिया। चंदर झल्लाकर अलग हट गया। कैसी अजब लड़की है। थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा, फिर बोला, क्यों मम्मी, तुम लड़की हो, मैं तुम्ही से पूछता हूँ, क्या लड़कियों के प्रेम में सेक्स अनिवार्य है? हाँ, पम्मी ने स्पष्ट स्वरों में जवाब दिया। लेकिन पम्मी, मैं तुमसे नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक लड़की है जिसको मैंने प्यार किया है, लेकिन शायद वह मुझसे शादी नहीं कर पाएगी। मेरे उसके कोई शारीरिक संबंध भी नहीं। क्या तुम इसे प्यार कहोगी? कुछ दिन बाद जब उसकी शादी हो जाए तब पूछना, तुम्हारा सारा प्रेम मर जाएगा। पहले मैं भी तुमसे कहती थी पुरुष और नारी के संबंधों में एक अंतर जरूरी है। अब लगता है यह सब एक भुलावा है, अपने से पम्मी ने कहा। लेकिन दूसरी बात तो सुनो, उसकी एक सखी है। वह जानती है कि उसकी सखी को प्यार करता हूँ, उसे नहीं कर सकता। कहीं सेक्स की तृप्ति का सवाल नहीं, फिर भी वह मुझे प्यार करती है। इसे तुम क्या कहोगी? चंदर ने पूछा। यह और दूसरे ढंग की परिस्थिति है। देखो कपूर, तुमने हिप्नोटिज्म के बारे में नहीं पढ़ा? ऐसा होता है कि अगर कोई हिप्नोटिस्ट एक लड़की को हिप्नोटाइज कर रहा है और बगल में एक दूसरी लड़की बैठी है जो चुपचाप देख रही है, तो वातावरण के प्रभाव से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वह भी हिप्नोटाइज हो जाती है। लेकिन वह क्षणिक मानसिक मूर्छा होती है जो टूट जाती है, पम्मी ने कहा। चंदर को लगा जैसे बहुत कुछ सुलझ गया है। एक क्षण में उसके मन का बहुत सारा भार उतर गया। पम्मी, मुझे तुम ही एक लड़की मिली जो बातें साफ साफ करती हो, और एक शुद्ध तर्क और बुद्धि के धरातल से। बस मैं आजकल बुद्धि का उपासक हूँ, भगवान से चिढ़ है। बुद्धि और शरीर, बस यही दो आदमी के मूल तत्व हैं। हृदय को दोनों के अंतर संघर्ष की उलझन का नाम है, पम्मी ने कहा और सहसा घड़ी देखते हुए बोली, 9 बज रहे हैं, चलो 9:30 से मैटनी देखाओ हमारे साथ। मुझे कॉलेज जाना है, मैं जाऊंगा। आज इतवार है प्रोफेसर कपूर, पम्मी ने चंदर को उठाकर बोली। मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगी, मेरे मीठे सपने। तुमने भी मुझे इस उदासी के इंद्रजाल से छुड़ाया था, याद है ना? और चंदर के माथे पर अपने गर्म मुलायम होंठ रख दिए। माथे पर पम्मी की होठों की गुलाबी आग चंदर की नसों को गुदगुदा गई। वह क्षण भर के लिए अपने को भूल गया। पम्मी के रेशमी फ्रॉक के गुदगुदाते हुए स्पर्श उसके वक्ष की अलप पे गरमाई और उसके स्पर्श के जादू में खो गया। उसके अंग अंग में सुबह की शबनम ढलकने लगी। पम्मी उसके बालों को उंगलियों से सुलझाती रही, फिर कपूर के गाल थपथपा कर बोली, चलो कपूर। जाकर बैठ गया, तुम ड्राइव करो। पम्मी बोली। चंदर ड्राइव करने लगा और पम्मी कभी उसके कॉलर, कभी उसके बाल, कभी उसके होठों से खेलती रही। सात चांद की रानी ने आखिर अपनी निगाहों के जादू से सन्नाटे के प्रेत को जीत लिया। स्पर्शों के सुकुमार रेशमी तारों ने नगर की आग को शबनम से सींच दिया, ऊबड़ खाबड़ खंडहर को अंगों के गुलाब की पंखुड़ियों से ढक दिया और पीड़ा के अंधियारे को सीपियां पलकों से झरने वाली दुधिया चांदनी से धो दिया। एक संगीत की लय थी जिसमें स्वर्ग भ्रष्ट देवता खो गया। संगीत की लय थी या उद्दम यौवन का भरा हुआ ज्वार था जो चंदर एक मासूम फूल की तरह बहा ले गया। जहाँ पूजा दीप बुझ गया था, वहाँ तरुणाई की सांस की इंद्रधनुषी समा झिलमिला उठी थी। जहाँ फूल मुरझाकर धूल में मिल गए थे, वहाँ पुखराजी स्पर्शों के सुकुमार हर श्रृंगार झड़ पड़े। आकाश के चांद के लिए जिंदगी की आंगन में मचलता हुआ कन्हैया थाली के प्रतिबिंब में ही भूल गया। चंदर के सामने पम्मी के अदम्य रूप की छां में मुस्कुरा उठी। ठीक 4 बजे पम्मी आती, कार पर चंदर को ले जाती और चंदर 8 बजे लौटता। प्यार के बिना कितने महीने कट गए, पम्मी के बिना एक शाम नहीं बीत पाती। लेकिन अब भी चंदर ने अपने को इतना दूर रखा था कि कभी पम्मी के होठों के गुलाबों ने चंदर के होठों के मूंगे से बातें नहीं की थी। एक दिन जब रात को लौटा तो देखा अपनी कार आ गई। उसका मन फूल उठा, जैसे कोई अनाथ भटका हुआ बच्चा अपने संरक्षक की गोद के लिए तड़प उठता है। जैसे ही वह पिछले 1.5 महीने से डॉक्टर साहब के लिए तरस गया था।
जहाँ इस वक्त उसके जीवन में सिर्फ नशा और निरस्ता थी, वहीं हृदय के एक कोने में सिर्फ एक सुकुमार भावना शेष रह गई थी। वह थी डॉक्टर शुक्ला के प्रति। वह भावना कृतज्ञता की भावना नहीं थी। डॉक्टर शुक्ला इतने दूर नहीं थे कि अब वह उनके प्रति कृतज्ञ हो। इतने बड़े हो जाने पर भी वह जब कभी डॉक्टर को देखता तो लगता था जैसे कोई नन्हा बच्चा अपने अभिभावक की गोद में आकर निश्चिंत हो जाता हो। उसने पास आकर देखा, डॉक्टर साहब बरामदे में टहल रहे थे। चंदर दौड़कर उनके पांव पर गिर पड़ा। डॉक्टर साहब ने उसे उठाकर गले लगा लिया और बड़े प्यार से उसकी पीठ थपथपा कर फिरते हुए कहा, कन्वोकेशन हो गया, डिग्री जीत लाए। जी हाँ, बड़ी विनम्रता के साथ चंदर ने कहा। बहुत ठीक, अब डीलिट की तैयारी करो, तुम्हें जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। डॉक्टर साहब बोले, मैं तो 15 जनवरी को दिल्ली जा रहा हूँ, कम से कम साल भर के लिए। इतनी जल्दी ऑफर आ गया? चंदर ने अचरज से पूछा। मैं उन दिनों दिल्ली गया था ना, तभी एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई थी। डॉक्टर साहब ने चंदर को देखते हुए कहा, अरे तुम कुछ दुबले हो रहे हो, क्यों महाराजी ने ठीक से काम नहीं किया? नहीं, चंदर हंसकर बोला, बिंती की शादी ठीक ठाक हो गई। बिंती की शादी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए टहलते हुए एक बड़ी फीकी हंसी हंसकर कहा, बिंती और बुआ जी दोनों अंदर हैं। अंदर हैं? चंदर को यह रहस्य कुछ समझ में नहीं आता था। इतनी जल्दी बिंती लौट आई? बिंती गई ही कहाँ? डॉक्टर साहब ने बहुत चुपचाप सिर झुकाकर कहा और बहुत करुण उदासी उनके मुंह पर छा गई। वह बेचैनी से बरामदे में टहलने लगे। चंदर का साहस नहीं हुआ कुछ और पूछने का। कुछ अमंगल अवश्य हुआ है। वह अंदर गया। बुआ जी अपनी कोठरी में सामान रख रही थी और बिंती बैठी सिल पर उड़द की भीगी दाल पीस रही थी। बिंती ने चंदर को देखा, दाल में सने हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सिर को आंचल से ढककर चुपचाप दाल पीसने लगी। कुछ बोली नहीं। चंदर ने प्रणाम किया और जाकर बुआ जी के पैर छू लिए। अरे चंदर है, आओ बेटवा, हम तो लुट गए। और बुआ वहीं देहरी पर सिर थाम कर बैठ गईं। क्या हुआ बुआ जी? होता का भैया, जौन बदा रहा भाग में ओ ही भवा। और बुआ अपनी धोती से आंसू पोंछकर बोली, ई हमरे छाती पर मूंग दरे के लिए बदी रही तौन जमी है। भगवान कौनों को ऐसी कलंकिनी बिटिया न दे। 3 भावरी के बाद बारात उठ गई। भैया हमारा तो कुल डूब गया। और बुआ जी ने उच्च स्वर में रुदन शुरू किया। बिंती ने चुपचाप हाथ धोए और उठकर छत पर चली गई। चुप रहो हो, अब रोए रोए के काहे जियो हलकान करत हऊ। गुणवंती बिटिया बाए हजारन आय के बिटिया के लिए गोड़े गरी हैं। अपना एकांत होई के बैठो। महाराजिन ने पूड़ी उतारते हुए कहा। आखिर बात क्या हुई महाराजिन? चंदर ने पूछा। महाराजिन ने जो बताया उससे पता लगा कि लड़के वाले बहुत ही संकीर्णमना और स्वार्थी थे। पहले मालूम हुआ कि लड़का उन्होंने ग्रेजुएट बताया था, पर वह तो इंटर फेल। फिर दरवाजे पर झगड़ा किया उन्होंने। डॉक्टर साहब बहुत बिगड़ गए। अंत में मड़वे में लोगों ने देखा कि लड़के के बाएं हाथ की उंगलियां गायब हैं। डॉक्टर साहब इस बात पर बिगड़े और उन्होंने मड़वे से बिंती को उठा दिया। फिर बहुत लड़ाई हुई, लाठी तक चलने की नौबत आ गई। जैसे तैसे झगड़ा निपटा। 3 भावरों के बाद ब्याह टूट गया। अब बताओ भैया, सहसा आंसू पोंछकर बुआ गरज उठी। ई इन्हें का हुई गवा रहा, इनकी मती मारी गई। गुस्से में आए कि बिंती को उठवाए लीन। अब हम इतनी बड़ी बिटिया लेके कहाँ जाई? अब हमारी बिरादरी में कौन पूछिए का? इतना पढ़ लिख के इन्हें का सूझा? अरे लड़की वाले हमेशा दबके चले चाहिए। अरे तो क्या आंख बंद कर लेते? लंगड़े लूले लड़के से कैसे ब्याह कर देते बुआ? तुम भी गजब करती हो। चंदर बोला। भैया जेके भाग में लंगड़ा लूला बदा होई ओका ओही मिली। लड़कइन क्यों निबाह करे चाही कि सकल देखे चाही। अबहिन ब्याह के बाद कौनों के हाथ गोड़ टूट जाई तो औरत अपने आदमी को छोड़ के गली गली हाड़ी चाटे। हम रहे तो जब बिंती 3 बरस की हुई गई तब उनकी सकल उजेले में देखा रहा। जैसा भाग में रहा तैसा होता। चंदर ने विचित्र हृदय
हीन तर्क को सुना और आश्चर्य से बुआ की ओर देखने लगा। बुआ जी बकती जा रही थी। अब कहते हैं कि बिनती को पढ़ाऊबे, ब्याह न करबे, रही सही इज्जत भी भेज दे रहे हैं। हमार तो किस्मत फूट गई। और वे फिर रोने लगी। पैदा होते काहे नहीं मर गई, कुलबोरनी, कुलच्छनी, अभागिन। सहसा बिनती छत से उतरी और आंगन में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग भरी थी। बस करो माँ जी, वह चीख कर बोली। बहुत सुन लिया मैंने, अब बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे कोसने से अब तक नहीं मरी, न मरूंगी। अब मैं सुनूंगी नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। तुम्हें मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो जाओ तीर्थ यात्रा में अपना परलोक सुधारो, भगवान का भजन करो, समझी कि नहीं? चंदन ने ताज्जुब से बिनती की ओर देखा। वह वही बिनती है जो माँ जी की जरा जरा सी बात पर लिपट कर रोया करती थी। बिनती का चेहरा तमतमाया हुआ था और गुस्से से बदन कांप रहा था। बुआ उछलकर खड़ी हो गई और दुगनी चीख कर बोली, अब बहुत जबान चले लगी है। कौन है तो जे के बल पर ई चमक दिखावत है। हम काट के धर देव तो के बताए दे थई। मुझौसी ऐसी ना होती तो काहे ही दिन देखे पड़त। उन्हें तो खाए गई, हमों का खाए लेव। अपना मुंह पीट कर बुआ जी बोली। तुम इतनी मीठी नहीं हो माँ जी कि तुम्हें खा लूं, बिनती ने और तड़प कर जवाब दिया। चंदर स्तब्ध हो गया। यह बिनती पागल हो गई है, अपनी माँ को क्या कह रही है? छी बिनती, पागल हो गई हो क्या? चलो उधर, चंदर ने डांट कर कहा। चुप रहो चंदर, हम भी आदमी हैं। हमने जितना बर्दाश्त किया है हम ही जानते हैं। हम क्यों बर्दाश्त करें? और तुमसे क्या मतलब? तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? क्या है ये सब? तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? बिनती, ये क्या हो रहा है? सहसा डॉक्टर साहब ने आकर कहा। बिनती दौड़कर डॉक्टर साहब से लिपट गई और रोने लगी। बोली, मामा जी, मुझे दीदी के पास भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अच्छा बेटी अच्छा, जाओ चंदर, डॉक्टर साहब ने कहा। बिनती चली गई तो बुआ जी से बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उस पर गुस्सा उतारने से क्या फायदा? हमारे सामने ये सब बातें करोगे तो ठीक नहीं होगा। अरे हम काहे बोलबे, हम तो मर जाए तो अच्छा है। बुआ जी पर जैसे देवी माँ आ गई हूँ। इस तरह से झूम झूम कर रो रही थी, हम तो वृंदावन जाए कि डूब मरी। अब हम तुम लोगन की शक्ल न दिखबे। हम मर जाए तो चाहे बिनती को पढ़ायो, चाहे नचायो गवायो, हम अपनी आंख से न दिखबे। उस रात को किसी ने खाना नहीं खाया। एक विचित्र सा विषाद सारे घर पर छाया हुआ था। जाड़े की रात का गहन अंधेरा खामोश छाया हुआ था। महज एक अमंगल छाया की तरह कभी कभी बुआ जी का रुदन अंधेरे को झकझोर जाता था। सभी चुपचाप भूखे सो गए। दूसरे दिन बिनती उठी और महाराजिन के आने से पहले ही उसने चूल्हा जलाकर चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में चाय बनाकर और टोस्ट भुनकर वह डॉक्टर साहब के सामने रखाई। डॉक्टर साहब कल की बातों से बहुत ही व्यथित थे। रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था। इस वक्त भी उन्होंने मना कर दिया। बिनती चंदर के कमरे में गई। चंदर, मामा जी ने कल रात को कुछ भी नहीं खाया, तुमने भी नहीं खाया, चलो चाय पी लो। चंदर ने भी मना किया तो बिनती बोली, तुम पी लोगे तो मामा जी भी शायद पी ले। चंदर चुपचाप गया। बिनती थोड़ी देर में गई तो देखा दोनों चाय पी रहे थे। वह आकर मेवा निकालने लगी। चाय पीते पीते डॉक्टर साहब ने कहा, चंदर, यह पासबुक लो, 500 रुपये निकाल लो और 2000 का हिसाब अलग करवा दो। अच्छा देखो, मैं तो चला जाऊंगा दिल्ली। बिनती को शाहजहांपुर भेजना ठीक नहीं है। वहाँ 4 रिश्तेदार हैं, 20 तरह की बातें होंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ अब आगे जब तक वह चाहे पढ़े। अगर कहो तो यहाँ छोड़ जाऊँ, तुम पढ़ाते रहना। बिनती आ गई और तश्तरी में भुना मेवा रखकर उसमें नमक मिला रही थी। चंदर ने एक स्लाइस उठाई और उस पर नमक लगाते हुए बोला, वैसे आप यहाँ छोड़ जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अकेले घर में अच्छा नहीं लगता। 2-1 रोज की बात होती तो दूसरी थी, एकदम से साल भर के लिए आप समझ लें। हाँ बेटा, कहते तो तुम ठीक हो। अच्छा, कॉलेज के हॉस्टल में रख दिया जाए तो? डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं लड़कियों को हॉस्टल में रखना ठीक नहीं समझता हूँ, चंदर बोला। घर के वातावरण और वहाँ के वातावरण में बहुत अंतर होता है। हाँ, यह भी ठीक है।
अच्छा, तो इस साल मैं इसे दिल्ली लिए जा रहा हूँ, अगले साल देखा जाएगा। चंदर, इस महीने भर में मेरा सारा विश्वास हिल गया। सुधा का विवाह कितनी अच्छी जगह किया गया, मगर सुधा पीली पड़ गई है। कितना दुख हुआ उसे देखकर। और बिनती के साथ यह हुआ। सचमुच यह जाति, विवाह, सभी परंपराएं बहुत ही बुरी हैं, बुरी तरह सड़ गई हैं। उन्हें तो काट फेंकना चाहिए। मेरा तो वैसे इस अनुभव के बाद सारा आदर्श ही बदल गया। चंदर बहुत अचरज से डॉक्टर साहब की ओर देखने लगा। यही जगह थी। इसी तरह बैठकर डॉक्टर साहब ने जाति, बिरादरी, विवाह आदि सामाजिक परंपराओं की कितनी प्रशंसा की थी। जिंदगी की लहरों ने हर एक को 10 महीने में कहां से कहां लाकर पटक दिया। डॉक्टर साहब कहते गए, हम लोग जिंदगी से दूर रहकर सोचते हैं कि हमारी सामाजिक संस्थाएं स्वर्ग हैं। यह तो जब उनमें धंसो तब उनकी गंदगी मालूम होती है। चंदर, तुम कोई गैर जात का अच्छा सा लड़का ढूंढो। मैं बिनती की शादी दूसरी बिरादरी में कर दूंगा। बिनती चाय ला रही थी। फौरन बड़े दृढ़ स्वर में बोली, मामा जी, आप जहर दे दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्या आपको मेरी दृढ़ता पर विश्वास नहीं? क्यों नहीं बेटी, जब तक तेरी इच्छा हो पढ़। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने बुआ जी को बुलाया और रुपए दे दिए। लो, यह 500 पहले खर्च के हैं और 2000 में से तुम्हें धीरे धीरे मिलता रहेगा। 2-3 दिन के अंदर बुआ जी ने जाने की सारी तैयारियां कर ली, लेकिन 3 दिन तक बराबर रोती रही। उनके आंसू थमे नहीं। बिनती चुप थी, वह भी कुछ नहीं बोली। चौथे दिन जब वह सामान मोटर पर रखवा चुकी तो उन्होंने चंदर से बिनती को बुलवाया। बिनती आई तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और खूब रोई। लेकिन डॉक्टर साहब को देखते ही फिर बोल उठी, हमारी लड़की का दिमाग तुम ही बिगाड़े हो। दुनिया में भाइयों अपना नय होत, अपनी लड़की को बिया दियो। हमारी लड़की। फिर बिनती को चिपटाकर रोने लगी। चंदर चुपचाप खड़ा सोच रहा था। अभी तक बिनती खराब थी, अब डॉक्टर साहब खराब हो गए। बुआ ने रुपए संभाल कर रख लिए और मोटर पर बैठ गई। समस्त लांछनों के बावजूद डॉक्टर साहब उन्हें पहुंचाने स्टेशन तक गए। बिनती बहुत ही चुप सी हो गई थी। वह किसी से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप काम किया करती थी। जब काम से फुर्सत पा लेती तो सुधा के कमरे में जाकर लेट जाती और जाने क्या सोचा करती। चंदर को बड़ा ताज्जुब होता था बिनती को देखकर। जब बिनती खुश थी, बोलती चालती थी तो चंदर बिनती से चिढ़ गया था। लेकिन बिनती के जीवन का यह नया रूप देखकर पहले की सभी बातें भूल गया और उससे फिर बात करने की कोशिश करने लगा। लेकिन बिनती ज्यादा बोलती ही नहीं। एक दिन दोपहर को चंदर यूनिवर्सिटी से लौट कर आया और उसने रेडियो खोल दिया। बिनती एक तश्तरी में अमरूद काट कर ले आई और रख कर जाने लगी। सुनो बिनती, क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? मैं कितना व्यथित हूँ बिनती। अगर तुमको भूल से कुछ कह दिया तो तुम उसका इतना बुरा मान गई कि 2-3 महीने बाद भी नहीं भूली। नहीं, बुरा मानने की क्या बात है चंदर। बिनती एक फीकी हंसी हंसकर बोली, आखिर नारी का भी एक स्वाभिमान है। मुझे माँ बचपन से कुचलती रही। मैंने तुम्हें दीदी से बढ़कर माना। तुम भी ठोकरे लगाने से बाज नहीं आए। फिर भी मैं सब सहती गई। उस दिन जब मंडप के नीचे मामा जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया तो मुझे उसी क्षण लगा कि मुझ में भी कुछ सत्व है। मैं इसलिए नहीं बनी हूं कि दुनिया मुझे कुचलती रहे। अब मैं विरोध करना, विद्रोह करना भी सीख गई हूँ। जिंदगी में स्नेह की जगह है, लेकिन स्वाभिमान की भी कोई जगह है। और तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी की जरूरत भी तो नहीं। कहकर बिनती धीरे धीरे चली गई। अपमान से चंदर का चेहरा काला पड़ गया। उसने रेडियो बंद कर दिया और तश्तरी उठाकर नीचे रख दी और बिना कपड़े बदले पम्मी के यहाँ चला गया।